नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गरीबी से जुड़े एक पहलू की। दरअसल गरीबी एक शांत संकट है जो चुपचाप समाज की नींव को कमजोर करता है। गरीबी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि गरीबी वो प्रमाण है जो समाज को पर्याप्त रूप से सभ्य नहीं है इस बात की तरफ इंगित करती है। इसी के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबी सिर्फ आर्थिक रूप से असमानता ही नहीं है, बल्कि वह अवसरों और सम्मान की कमी को भी दर्शाती है। अरस्तु ने तो यहां तक कहा कि गरीबी अपराध और क्रांति की जननी है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को भी समेटे है। समान न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब गरीबी का उन्मूलन हो। आमतौर पर इसे हम व्यक्तियों या समूहों की आम जरूरतों को पूरा करने की क्षमताओं में जो कमी है उसके रूप में हम देखते हैं। तो आज इसी से जुड़े एक पहलू की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में अंतरिम बजट पेश करते समय एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया जिसमें यह बात कही गई कि बड़ी तादाद में गरीबी रेखा की सीमा से लोग बाहर हुए हैं। जी हाँ, उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द बहुआयामी गरीबी। एक बार फिर से बहुआयामी गरीबी चर्चा में आया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब जारी होता है तब तो यह शब्द चर्चा में रहता ही है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा का पूरा मसला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बजट के दौरान चर्चा में बहुआयामी गरीबी। खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है, गरीबी को समझेंगे, बहुआयामी गरीबी क्या है उसको देखते हुए बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी एक नजर डालेंगे, कैसे की जाती है इसकी गणना, और अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ महत्वपूर्ण है और अब तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर की बात करेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस से है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मीनिंग नंबर्स। ये इसी खबर के आलोक में हम आज के संदर्भ को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जब अंतरिम बजट पेश किया गया उस दौरान यह कहा गया कि 25 करोड़ भारतीयों की ऐसी तादाद है जो कि बहुआयामी गरीबी की परिधि से बाहर निकली है, अर्थात इससे मुक्त हो गई है। और पिछले 10 वर्षों की इसको एक बड़ी उपलब्धि बताया गया है और यह कहा गया है कि 10 वर्षों में जो नीति नहीं रही है सरकार की सबका साथ सबका विकास, उसका यह परिणाम है। उसके उद्देश्य के फलस्वरूप इतने बड़ी तादाद में लोग गरीबी बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अब देखिए इस आकलन का आधार क्या है, क्योंकि सूचकांक तो पहले जारी हुआ था। तो इसका आधार है हाल ही में एक चर्चा पत्र है, एक डिस्कशन पेपर है। उस डिस्कशन पेपर को जारी किया गया और उसी डिस्कशन पेपर को इसका आधार बताते हुए यह कहा गया कि 15 जनवरी को जो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया सिंस 2005-6 नाम की यह रिपोर्ट, इस डिस्कशन पत्र में ये आंकड़े बताए गए हैं। तो एक नजर आंकड़ों पर डालने क्या कहा गया है। आंकड़ों में यह कहा गया है कि जो भारत में बहुआयामी गरीबी है वो 2013-14 की बात की जा रही है, उस समय थी 29.17% और 2022-23 की जब बात की जा रही है तो 11.28%। इसको बताया गया। बहुआयामी गरीबी में ये भारी गिरावट जो है, अगर संख्या के लिहाज से बात करें तो 24.82 करोड़ लोग गरीबी से वंचित हो गए, बाहर निकल गए, उबर गए। और इस लिहाज से भारी कमी जो है ये राज्यों के स्तर पर भी देखी जाती है। तो इसमें सबसे ऊपर, मतलब जिस राज्य में सबसे बड़ी तादाद है गरीबों के इस परिधि से बाहर निकलने की, उसमें पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ 5.94 करोड़ लोग हैं और ये पहले पायदान पर है। और इसके बाद बिहार का नंबर आता है, यहाँ भी 3.77 करोड़ लोग इससे बाहर निकलते हैं और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, 2.30 करोड़। ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। इसी के आधार पर बहुआयामी गरीबी एक बार फिर से चर्चा में है। तो हम समझेंगे बहुआयामी गरीबी को, लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको यह बताना आवश्यक है कि गरीबी क्या है। तो गरीबी को हम समझ लें, फिर बहुआयामी गरीबी तक पहुंचेंगे। देखिए, गरीबी से हमारा सीधा तात्पर्य क्या होता है कि जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति नहीं होती है तो कहा जाता है कि हम गरीब हैं। बेसिक आवश्यकताओं में हमारे यहाँ एक परंपरा रही है रोटी कपड़ा और मकान की, लेकिन ये जो आवश्यकताएं होती हैं वो समय काल परिस्थिति के अनुरूप होती हैं। हर देश, हर काल, हर जगह के हिसाब से ये मूलभूत आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। आज से 1000 साल पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कुछ और थी, जब हम जंगलों में रहते थे। हम जब सभ्य होने की प्रक्रिया में आगे बढ़े, स्थायी आवास हमारा हुआ, पशुपालन की तरफ हम बढ़े, तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब वैज्ञानिक खोजों का दौर आगे बढ़ा तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं और आगे बढ़ी। विकसित देशों का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, विकासशील देशों का कॉन्सेप्ट अलग है, अल्प विकसित देशों का अलग है। तो
इस लिहाज से आप देखें तो कुछ परिभाषाओं पर एक नजर डालते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, अर्थात जहां पर हमारे अंदर ये क्षमताएं न हो कि हम अपनी स्थिति को और बेहतर स्थिति में ले जाएं, अगर वो क्षमताएं ही नष्ट हो गई तो मतलब हम गरीब हैं। स्किल जहां पर डेवलप हो ही ना पाए, और स्किल डेवलप होने की भी कुछ बेसिक नीड होती है, अगर वो बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, इसी आधार पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने यह परिभाषा दी कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? तो WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता है गरीबी, अर्थात न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब कि एक मूलभूत आवश्यकता जो अलग अलग जगहों के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, वो भी अगर प्राप्त करने में हम सफल नहीं है, समर्थ नहीं है, तो हम गरीब हैं। ये आवश्यकता अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस जगह पर जो आवश्यकता बनाई गई है वहां तक अगर पहुंचने में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR के अनुसार। विश्व बैंक क्या कहता है? विश्व बैंक कहता है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय यदि 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम हो, ये एक सार्वभौम रूप से कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन अब यहां भी हमें ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो एक क्राइटेरिया बना दिया कि 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति, अगर प्रतिदिन मतलब एक व्यक्ति हर दिन अगर इतना कमा रहा है, इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है, ज्यादा कमा रहा है तो गरीब नहीं है। लेकिन सार्वभौम रूप से ये बात सही नहीं है, उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, एक मोटा मोटी ये बात विश्व बैंक कहता है। अब देखिए, सामान्य परिभाषा की अगर बात करें तो कहा जाता है कि गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। ध्यान रखिएगा, इसको सामाजिक स्थिति भी कहा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा पिछड़ा है, वंचित है, तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। आर्थिक स्थिति तो है ही, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है? हम आज से 1000 साल पहले हमारी जो सिचुएशन थी, मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो कुछ अलग थी, लेकिन आज अलग है। आज क्या है तो उस पर नजर डालें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखेंगे तो इसमें शिक्षा भी जुड़ गया है, स्वास्थ्य भी जुड़ गया है। क्या आज से 1000 वर्ष पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य उसमें रहे होंगे? बिल्कुल नहीं रहे होंगे। अवसर की समानता की बात होती है, पर्यावरण आपको अनुकूल मिलना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ये सारी बातें मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर शामिल की गई हैं। शुरुआत में जब हमारा आदिम समाज था तो ये मूलभूत आवश्यकताएं बिल्कुल नहीं रही होंगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है या भविष्य का परिप्रेक्ष्य कुछ और हो सकता है, इससे अलग हो सकता है। स्वास्थ्य और कुशलता का सामान्य स्तर बना रहा है। देखिए, स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो हम स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। कौशल के विकास के लिए स्वास्थ्य और कुशलता, इन दोनों का जो सामान्य स्तर है ये बना रहना चाहिए। तो इस बात को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो गरीबी का मोटा मोटी जो अर्थ है वो ये है। गरीबी को लेकर समय समय पर कुछ आकलन किए जाते रहे। ये बात इतिहास से हम देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले भी इसके लिए प्रयास हुए, स्वतंत्रता के बाद भी होते रहे। एक नजर डालते हैं तो 1878 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक, जो उनकी पुस्तक थी, उसमें इस पर प्रकाश डाला। उसमें इन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया आय को लेके। और आपको पता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक थी। उसके माध्यम से इन्होंने इस बात को उजागर किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इसमें विशेष प्रयास सुभाष चंद्र बोस जी का था। NPC, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। इसमें भी पोषण के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का दौर था, 1944 का दौर था, बॉम्बे प्लान यहां लाया गया। इसमें भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की गई। 1962 में देखेंगे, योजना आयोग के जो विशेष समूह थे उनके अंदर एक कमेटी गठित हुई, उसके द्वारा भी इस दिशा में प्रयास हुआ। फिर 71 में VM और N रथ के द्वारा उपभोग व्यय को आधार बनाते हुए एक प्रयास होता है। फिर आगे देखेंगे 1979 में अलग समिति, जो कि पोषण संबंधित आवश्यकता और संबंधित खपत व्यय के आधार पर इसने भी प्रयास किया। देखिए, अलग समिति की जब बात होगी तो अलग समिति के समय पहली बार एक वैज्ञानिक अप्रोच हमको देखने को मिलता है। हालांकि अलग समिति ने भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 49 रुपए ग्रामीण और 56.64 के आसपास शहरी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण श्रमिकों के हिसाब से और शहरी श्रमिकों के हिसाब से, ग्रामीण कृषकों के हिसाब से इस बात का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर महंगाई और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अप्रोच अपनाया गया। क्योंकि देखिए, इस वर्ष आपने जो आंकड़ा निर्धारित कर दिया, ABCD कुछ भी हो, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी हो, लेकिन अगले वर्ष अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी, महंगाई और मुद्रास्फीति कहां जाएगी, बहुत बढ़ भी सकती है, बहुत घट भी सकती है। तो इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखने की बात 1979 अलग कमेटी में कही गई। तो यहाँ एक वैज्ञानिक अप्रोच देखने को मिला। 1989 में गठित हुई और 93 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कई किताबें भी कंफ्यूज करती हैं। तो जो अगली कमेटी है, लकड़ा वाला समिति, यहाँ पर 1900, यहाँ पर देखिए
1989 89 में गठित हुई है और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो दोनों इस बात को आप यहां क्लियर रखिएगा। इसमें क्या हुआ लकड़ावाला समिति में, तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का यहां पर एक प्रस्ताव रखा गया, एक बात की गई और यहां शहरी और ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? तो देखिए, उपभोक्ता मतलब हम कंज्यूमर, हम जो भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए जो व्यय करते हैं वही उपभोक्ता मूल्य है, जो मूल्य अदा करते हैं। तो इसको आधार बना के कि कोई व्यक्ति कितना अपनी दैनिक जरूरत की चीजों के लिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, उसके लिए व्यय कर रहा है, तो उसको आधार बना के क्राइटेरिया बनाने की यहाँ कोशिश की गई लकड़ावाला समिति में। फिर और हम एक कदम आगे बढ़े तेंदुलकर समिति 2009 में। यहां पर प्रति व्यक्ति उपभोग मासिक व्यय को आधार बनाया गया, अर्थात एक महीने में एक व्यक्ति कितना व्यय कर रहा है उपभोग के आधार पर, जो बेसिक नीड्स है उसके आधार पर। तो वहां तय किया गया, यहां बताया गया कि अगर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरी क्षेत्र में खर्च करता है, उससे ऊपर करता है तो गरीब नहीं है, उसके अंदर कर रहा है तो वो इस सीमा के अंदर आता है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। वही हाल ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, अर्थात एक व्यक्ति एक माह में खर्च कर रहा है। यही दैनिक के आधार पर बात की गई तो शहरी 33 रुपए और ग्रामीण 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात हो रही है। दैनिक की अगर बात होगी तो ये आंकड़े आ जाएंगे यहाँ वाले आपके। रंगराजन समिति की जब बात हुई 2012 में, तो शहरी मामले में इसने कहा 1407 रुपए एक व्यक्ति प्रतिमाह में, और प्रतिदिन की बात हुई तो 47 रुपए, और ग्रामीण में यही आंकड़े 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, और दैनिक की बात होगी तो 32 रुपए। इधर के आंकड़े जो हैं वो दैनिक के हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब रोज के हैं, एक दिन के हैं कमाई के आंकड़े, और इधर के जो हैं प्रति व्यक्ति प्रति माह अर्थात एक महीने के आंकड़े हैं। इस परिधि के अंदर वाला गरीब होगा, इसके बाहर वाला गरीब नहीं होगा। तो ये कुछ प्रयास थे गरीबी रेखा के मापन के लिए, जो अलग अलग जो समय समय पर यहां पर अनुमान व्यक्त किए गए। इसको आप याद रखेंगे, प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है। बात करते हैं प्रकार की, गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो जब गरीबी के प्रकार की बात आएगी तो देखिए दो प्रकार की मुख्य रूप से, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। इसको समझते हैं। देखिए निरपेक्ष गरीबी क्या है, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है निरपेक्ष गरीबी का, ये है आपका विकासशील देशों का कॉन्सेप्ट, मतलब जो विकसित देशों की तुलना में थोड़े पिछड़े हुए राज्य होते हैं, देश होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होता है कि एक गरीबी रेखा डिसाइड कर दी जाएगी, एक तय कर दी गई। मान लीजिए जैसे यूएन ने डिसाइड कर दिया कि 1.96 डॉलर अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कमा रहा है, ये कुछ भी मान लीजिए, आप कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं समझने के लिए, तो वो क्या होगा, गरीबी रेखा ये है, इसके नीचे कमाने वाला व्यक्ति गरीब हो गया। तो ये बेसिकली विकासशील देशों के लिए कॉन्सेप्ट है। एक डेडलाइन तय कर दी गई, एक लाइन तय कर दी गई कि इसके नीचे वाला गरीब, इसके ऊपर वाला अमीर होगा। लेकिन जो सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी क्या है, तो सापेक्ष गरीबी अपेक्षाकृत जो धनी देश है वहां का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कोई देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो कि वहां का हर व्यक्ति 1.96 डॉलर से ज्यादा कमा रहा होगा, लेकिन फिर भी उस देश की पर्टिकुलर जो औसत आय होगी, औसत आय क्या होती है, तो उस देश के लोगों की कुल आय मान लीजिए जितनी भी हुई ABCD, उसमें उस देश के लोगों की जितनी जनसंख्या है, वहां के लोग मान लीजिए जो भी जनसंख्या है उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो उसकी एक औसत आय निकल जाएगी। और उस औसत आय से मान लीजिए उस देश की औसत आय 500 डॉलर आ गई, 500 डॉलर से अगर 50 से 60% कम कोई व्यक्ति अर्जित कर रहा है, कमा रहा है, तब तो वो गरीब माना जाएगा। अगर उससे 50 से 60% से ज्यादा है औसत आय से, तो वो गरीब नहीं होगा। भले ही वो राशि 1.96 से ज्यादा होगी, 250 डॉलर इससे ज्यादा होगा, लेकिन जब सापेक्ष गरीबी निकाली जाएगी तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। तो ये बेसिकली विकसित राष्ट्रों में हम कह सकते हैं या धनी राष्ट्रों का कॉन्सेप्ट है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए ही गिनी गुणांक या लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल किया जाता है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। इसी में एक अन्य प्रकार आता है बहुआयामी गरीबी। आमतौर पर हम गरीबी को कैसे मापते हैं, या तो आय के आधार पर या तो व्यय के आधार पर। जब आय के आधार पर आंकड़े कम होते हैं तो हम व्यय को आधार बनाते हैं। तो परंपरागत रूप से यही होता रहा है कि हम आय और व्यय के आधार पर गरीबी को मापते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो MPI है गरीबी को मापने को अलग प्रकार से देखता है। कैसे देखता है, तो इसमें 3 अलग अलग आयाम हैं। कौन कौन से आयाम हैं, इसमें स्वास्थ्य को जोड़ दिया गया, इसमें शिक्षा को जोड़ दिया गया और इसमें जीवन स्तर को जोड़ दिया गया। जब इन तीनों स्तरों को, इसके अंदर भी आप देखेंगे कई विभाजन हैं, इसके अंदर भी कुछ संकेतक हैं। उन संकेतकों के आधार पर इन 3 आयामों में अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो 10 संकेतक और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 12 संकेतक हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों को मापने के बाद
कई आयाम एक जगह जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको बहुआयामी गरीबी कहते हैं। जब इन सारे आधारों के आधार पे मापन होगा तो उसको बहुआयामी कहेंगे, इसीलिए इसको हम इस नाम से जानते हैं। अब देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है। ये तो बहुआयामी गरीबी हो गई। इस सूचकांक पर अगर एक नजर डालें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है गरीबी को मापने की। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मतलब वैश्विक प्रणाली है, भारत में भी इसको अपनाया गया है। विश्व में आप देखेंगे जो बहुआयामी गरीबी की स्थिति पर एक संक्षिप्त अपडेट ये देती है, और साथ ही इसको कौन जारी करता है तो आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो गरीबी मापन विकास पहल है अर्थात OPHI, ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और साथ ही UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी एक संस्था है HDRO, मतलब इन दोनों के माध्यम से इसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। अगर जब भारत की बात होगी तो भारत में इसकी नोडल एजेंसी की अगर बात करेंगे तो नीति आयोग है। नीति आयोग अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर, और उसमें जो तकनीकी सहायता, जो टेक्निकल इनको सहयोग मिलेगा वो इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा, अर्थात OPHI और UNDP ये दोनों तकनीकी रूप से सहयोग करेंगी। नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, और भारत में भी ये जारी करता है। तो याद रखेंगे आप, वैश्विक स्तर पर संकेतकों की संख्या 10 है, भारत में अगर बात करेंगे तो 12 है। अब देखिए भारत के अगर संकेतकों की बात करें तो जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है, ये 3 आयाम है। इसके अंतर्गत अलग अलग संकेतक हैं। अगर 12 संकेतकों की बात करें तो जैसे पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड एडोलेसेंट मैटरनिटी हो गया, इसके अलावा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन स्वच्छता है, ड्रिंकिंग वाटर पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, हाउसिंग, एसेट्स, बैंकिंग, ये 12 अलग अलग संकेतक हैं। इसके आधार पर ये बातें तय होती हैं। जुलाई माह में यह सूचकांक जारी किया जाता है, और इन प्रत्येक सूचकांकों के जो संकेतक हैं उसके अंतर्गत भी 13 उप संकेतक हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 110 विकासशील देश हैं अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, जहां से कि 92% जो आबादी है उसको ये सूचकांक कवर करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो 6.1 अरब लोगों का डेटा जो है वो संकलित किया जाता है, उसके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें कि हम बहुआयामी गरीबी को मापते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3 मुख्य रूप से इसके आयाम हैं। अगर इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़े पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 2015-16 में 24.85% की जो संख्या थी वो घट के 2019 और 21, चूंकि ये कोविड का टाइम था इसलिए 19-21 लिखा गया है, यहाँ पर 14.96% आ गई है। यहाँ पर जो कमी थी वो 9.89% की कमी आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें भी तीव्र गिरावट आई थी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम गिरावट आई थी। लेकिन हाल ही में जो आंकड़ा जारी किया गया है, जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई नीति आयोग के द्वारा, उसमें आप जो देखेंगे तो वो संख्या इस सूचकांक में 13.5 करोड़ की संख्या के लिहाज से 25 करोड़, लगभग 24 दशमलव कुछ करोड़ है, लगभग 25 करोड़ है, तो काफी बड़ा आंकड़ा है। तो ये बात को दर्शा रहा है कि बड़े मात्रा में बहुआयामी गरीबी के हिसाब से जब देखा जा रहा है तो गरीब इससे उबरे हैं। ये आज की पूरी इस संदर्भ की जो मूलभूत बात थी वो थी। अब आते हैं हम अपनी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है आपके लिए कि 15 जनवरी को नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत में बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र में गरीबी से बाहर निकलने के मामले में सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। आपको बताना है कि हाल ही में जो सूची में आंकड़े दिए गए जो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित हुई है उसमें पहले पायदान पर कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक गरीब इस सीमा से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे, सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।